नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और ये मुद्दा जुड़ता है तलाक से। और ये जो तलाक है ये भारत के भूमि क्षेत्र से नहीं है, बल्कि ये जो मुद्दा है ये विदेशों में हुए तलाक से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी से जुड़ा हुआ एक मामला गुजरात हाई कोर्ट में गया था, जो इस समय पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसी मुद्दे की हम चर्चा करेंगे। खास तौर पे ये हम देखेंगे, क्योंकि देखेंगे तो जो गुजरात में ये मामला गया, जिसके संदर्भ में विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में कई सारे जो कपल्स हैं, जो दंपत्ति हैं, वो क्या है, भारत से बाहर विदेश में जाकर रहते हैं, वहाँ पर विदेशी नागरिकता भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अक्सर विदेशी जो तलाक है, विदेशों में जो तलाक होता है, उसके जो आदेश हैं उनको भारत में मान्यता देने का प्रयास करते हैं, या उस तलाक के अधिकार पर देखें तो भारत में जो उनके अधिकार हैं वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ ये मामला हम देखेंगे कि आखिर ऐसे जो दंपत्ति है जिनका बाहर तलाक होता है, क्या वो भारत में मान्य है, या इसके संदर्भ में भारतीय कानून में क्या प्रावधान है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे। इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर डिटेल से हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर डिटेल से हम बात करेंगे। जो भी विदेश है, विदेश में हुए जो तलाक है उन पर गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, अब ये हो सकता है कि आने वाले समय में नजीर हो जाए। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस जो फाउंडेशन कोर्स हैं, इनके तहत संचालित जो अलग अलग कोर्स हैं, इन पर बड़ा ही एक महत्वपूर्ण जो छूट है वो मिड सितंबर ऑफर के तहत दिया जा रहा है। और इसके लिए जो वैलिडिटी है वो 18 से लेकर 22 सितंबर 2025 है। और इस ऑफर के तहत देखेंगे तो इन सभी कोर्स पर 50 to 70% का जो डिस्काउंट है वो दिया जा रहा है। तो ये डिस्काउंट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इन कोर्स में आपको नामांकन करवाना होगा और समय का खास तौर पे ध्यान देना होगा। 18 सितंबर 2025 से ये ऑफर स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेडलाइन है 22 सितंबर 2025। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है, यहाँ विजिट करके संबंधित जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उसकी जो न्यूज आर्टिकल है कि कैन फॉरेन कोर्ट डाइवोर्स ऑर्डर अप्लाई टू मैरिज इन इंडिया, यही आज हमारे चर्चा का विषय है जिसकी हम चर्चा करें। क्योंकि हाल ही में देखें तो गुजरात जो हाई कोर्ट है, उसी गुजरात हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ जो एक मामला है, अब वो खास तौर पे न्यूज में बना हुआ है, चर्चा में बना हुआ है। और ये जो न्यायालय है, गुजरात का जो हाई कोर्ट है, उसका जो फैसला है, वो जो फैसला है अब ये सबके लिए एक तरह से देखें तो जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। ये चर्चा में है क्योंकि इसने क्लियर कर दिया है, ये इसमें जो भी डिसीजन आया है उस डिसीजन में पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया गया है, ये स्पष्ट कर दिया गया कि विदेशी अदालत के द्वारा दिया गया जो तलाक है, यानी भारत के बाहर जो भी देश हैं जहां पर कोई भी कोर्ट है, वहां पर अगर भारत का कोई जो कपल है वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई करता है और वहां पर उसे तलाक से जुड़े हुए जो भी आदेश हैं वो प्राप्त होते हैं, तो भारत में होने वाले जो हिंदू विवाह हैं उन पर स्वतः ही लागू नहीं होगा। ये स्पष्ट यहां पर डिसीजन दे दिया गया गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। और ये जो न्यायालय का, गुजरात हाई कोर्ट का एक आदेश है, ये मील का पत्थर साबित हो सकता है वैसे जो दंपत्ति हैं, कपल हैं, जो भारत के बाहर किसी देश या किसी क्षेत्र में रहते हैं जिसका भारत से कोई संबंध नहीं है, यानी कि वो भारत की सीमा से बाहर है। तो वैसे कपल्स के अगर डाइवोर्स होते हैं तो भारत के संदर्भ में हिंदू जो विवाह है, हिंदू मैरिज जो एक्ट है, उसके कानूनों के तहत वो नहीं माना जाएगा। ये स्पष्ट तौर पे कहा गया है। और ये जो मामला है, ये जो केस है, ये विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में कई सारे जो कपल्स हैं या बहुत सारे जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं, विदेशी नागरिकता तक प्राप्त कर लेते हैं, और अक्सर विदेशी जो तलाक है, उनके जो आदेश हैं, उनको भारत में मान्यता देने के प्रयास उनके द्वारा किए जाते हैं। और इसी के संदर्भ में गुजरात हाई कोर्ट का ये जो आदेश है और स्पष्ट कर दिया गया कि विदेशी अदालत के द्वारा दिया गया कोई भी डाइवोर्स का जो ऑर्डर है, जो आदेश है, वो भारत में होने वाले हिंदू मैरिज जो एक्ट हैं या जो विवाह हैं उन पर स्वतः लागू नहीं होगा। ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट जैसा डिसीजन देगा उसके अनुसार इस पर फैसला होगा।
यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करेंगे, पूरा जो मामला है उसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो इस मामले को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। जो भी पक्षकार हैं, जो विवाह की स्थिति है, स्थान है, उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो ये जो मामला है ये 2008 में अहमदाबाद में हिंदू विवाह जो अधिनियम जो है उसी के 1955 के तहत विवाह ये संपन्न हुआ। और फिर क्या है कि यहाँ पर जो मामला है वो आगे बढ़ा कि जो विवाहित जोड़ा है वो उसमें जो विवाहिता है वो क्या है, भारतीय मूल से थी। विदेश में अगर निवास और नागरिकता की बात करेंगे तो विवाह के बाद जो कपल है वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहाँ की क्या है जो नागरिकता है वो भी नागरिकता क्या कर ली, इस कपल ने प्राप्त कर ली। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो मसला है कि फिर ये विदेशी अदालत में तलाक का मामला गया। और इस तलाक की बात करें तो 2016 में पति ने ऑस्ट्रेलिया के संघीय सर्किट न्यायालय में तलाक के लिए क्या किया, याचिका दायर की, आवेदन किया। और तलाक का आधार क्या था कि विवाह का अपूर्णीय रूप से टूटना। अब अपूर्णीय रूप से टूटने का मतलब क्या होता है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे कि किसी भी विवाह के अपूर्णीय रूप से टूटने का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा स्टेटस जिस आधार पर कहेंगे जिसमें जो भी हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, उनका जो संबंध है वो इस तरह से टूट चुका हो कि उसे फिर से सामान्य या सामंजस्यपूर्ण नहीं बनाया जा सकता। यानी उनके बीच में जो स्थिति है वो पति पत्नी जैसी नहीं रह चुकी है और वो अब फिर से सुधर नहीं सकती है। तो ऐसी जो स्थिति है उसे क्या बोला जाता है कि विवाह का अपूर्णीय तरीके से टूटना। तो इस तरह की स्थिति देखने को मिली और इसी के संदर्भ में देखें तो थोड़ा जो वाइफ थी उसने आपत्ति जताई। पत्नी ने ऑस्ट्रेलिया की जो अदालत है वहां पर अधिकार जो क्षेत्र है उसको चुनौती दे दी। और पत्नी का यहाँ पर जो आर्गुमेंट है, अगर उस आर्गुमेंट की बात करें कि पत्नी ने क्या तर्क दिया, तो पत्नी का तर्क था कि विवाह भारत में हिंदू मैरिज जो एक्ट है उसके तहत संपन्न हुआ है और भारतीय कानून इस आधार पर तलाक की अनुमति नहीं देता है। और इसके संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया की जो अदालत है, अगर उसके निर्णय की बात करेंगे तो अदालत ने पति के पक्ष में जो तलाक का आदेश है वो पारित किया, लेकिन पत्नी की जो पुनर्याचिका थी उसे खारिज कर दिया। और इसके बाद देखें तो ये जो मामला है कहीं ना कहीं ये गुजरात हाई कोर्ट से संबंधित हो गया। इसमें देखें तो न्यायालय ने क्या कहा है, तो हिंदू विवाह अधिनियम की जो एक प्राथमिक जो प्रभाव होता है उसके संदर्भ में कहा गया कि विवाह का जो नियमन है वो हमेशा क्या है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसी के तहत क्या किया जाएगा, ये किया जाएगा। ये बात स्पष्ट तौर पे कही गई है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है भारत का उसके तहत होगा, चाहे पक्षकार किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त कर ले। अपूर्णीय जो विघटन है उसका जो आधार है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जहां जो देश है इस तरह के, उन देशों में स्वीकार्य जो है वो विवाह का अपूर्णीय जो टूटना है वो भारतीय कानून में जो तलाक है उसका वैध आधार नहीं। वहां तो मान लिया जाता है कि ठीक है जो हस्बैंड है, जो वाइफ है, उनके बीच में जो एक संबंध है, जो स्थिति है वो इस तरह से हो चुका है कि अब वो आने वाले समय में पति पत्नी की तरह से वो रह नहीं पाएंगे या सामंजस्य उनके बीच में नहीं बैठ सकता। तो उसके आधार पर चाहे वो यूएसए हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ऐसे देशों में क्या होता है कि वहां पर डाइवोर्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है, इस आधार पर कि ठीक है वो विवाह अपूर्णीय तरीके से टूटने की स्थिति में उस आधार पर भारतीय कानून में तलाक नहीं दिया जाता है। ये क्लियर कर दिया गया है न्यायालय के द्वारा। और न्यायालय ने यह भी कहा कि हिंदू विवाह जो अधिनियम है उसका पहला जो प्रायोरिटी इम्पैक्ट है वो यही है कि विवाह का जो नियमन है वो हमेशा हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही होगा, चाहे कोई भी पक्षकार हो, वो चाहे भारत के बाहर कहीं भी चला गया हो, वो उसके ऊपर लागू होगा। और इसी के संदर्भ में आप देखेंगे तो जो विदेशी अदालत है उसकी आदेश की सीमा भी तय की गई। ये कहा गया कि विदेशी जो अदालत है उसका जो फैसला है वो केवल तब मान्य होता है जब दोनों जो हस्बैंड है और जो वाइफ है, जो पति पत्नी है, उस अदालत के अधिकार क्षेत्र को मानते हों। अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा कि इस मामले में जो पत्नी है वो अगर वो नहीं मानती, जैसे इस पूरे मामले में पति ने ऑस्ट्रेलिया के न्यायालय की बात मानी लेकिन पत्नी ने पुनर्याचिका दायर की, यानी वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो ऑस्ट्रेलिया जो तलाक आदेश है वो भारत में लागू नहीं हो सकता।
धारा जो 13-14 है, इसकी अगर बात करें, जो भी सिविल प्रक्रिया संहिता है जो अपने देश में है, उसमें धारा जो 14 है उसमें विदेशी जो निर्णय है उसको वैध माना जाता है, लेकिन जो धारा 13 है इसे भारत में लागू करने से रोकती है अगर निर्णय भारतीय कानून के अनुरूप नहीं है। और इस मामले में कुछ हद तक ऐसा ही देखने को मिला है, यानी कि न्यायालय ने ये निष्कर्ष दे दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि विदेशी जो तलाक है उसका जो आदेश है केवल उस देश के लिए बाध्यकारी है और भारतीय विवाह पर उनका स्वतः जो प्रभाव है वो अपने से लागू नहीं होगा। उसके लिए फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, तब होगा उस पर कोर्ट डिसीजन लेगा। कोर्ट की ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो मिसाल है वो खास तौर पे एक मामला है, ये चर्चा में होता है वाई जो नरसिम्हा राव बनाम जो वेंकट लक्ष्मी का मामला है 1991 का। ये महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि 3 दशक पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया था कि किसी भी विदेशी अदालत के द्वारा दिया गया जो डाइवोर्स का आदेश है वो तभी भारत में मान्य हो सकता है या मान्यता प्राप्त हो सकता है जब तलाक का जो आधार होगा वो भारतीय कानून के तहत प्राप्त हो, जो कि इस मामले में नहीं हुआ है। और दूसरा जो आधार है कि दोनों जो पति पत्नी हैं उनको विदेशी अदालत में अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिला हो और वो कोर्ट की बात माने भी। और इस स्टैंडर्ड के अनुसार अगर आप देखेंगे ये जो मानक तय किया गया है भारत के द्वारा, भारत के कोर्ट के द्वारा, इसके अनुसार अगर इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है तो भारत में विदेशी जो भी तलाक हैं उनके जो आदेश हैं वो कोई भी कानूनी जो प्रभाव है वो भारत में लागू नहीं होगा। तो इस तरह की जो बात है वो देखने को मिली है। इसके अलावा देखेंगे तो जो भी सर्वोच्च न्यायालय है उसने एक नई मिसाल दी थी किस मामले में, तो शिल्पा शैलेश बनाम जो वरुण जो श्रीनिवासन है 2023 का मामला है जिसमें अनुच्छेद 142A का प्रयोग किया गया और अदालत ने अपूर्णी जो ब्रेक है, वही वाली बात है कि अपूर्णी जो टूटन की बात की है उसके आधार पर तलाक को मंजूरी प्रदान की थी। और इसमें इस पूरे मसले में संविधान की जो पीठ है उसने ये माना, और ये इसमें 5 न्यायाधीश थे, उनकी खंडपीठ थी, उसने ये कहा कि अपूर्णी जो ब्रेकअप है, जो टूटने की बात है, उसके आधार पर जो तलाक है ये क्या है, एक विवेकाधिकार हो सकता है जिसका प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, लेकिन ये एक जनरलाइज्ड स्थिति नहीं हो सकती है कि नहीं इस आधार पर तलाक दिया ही जा सकता है। और इसी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत देखने को मिला कि ये जो आदेश है केवल सर्वोच्च न्यायालय के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है, न कि सामान्य जो भारतीय कानून है, खासतौर पर हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसके तहत ये नहीं माना जा सकता। ये क्या है, सिर्फ न्यायालय का विवेकाधिकार है, उसके अंतर्गत आता है। तो ये बात कही गई है और ये एक अस्थाई आधार नहीं हो सकता है तलाक का, क्या है, अपूर्णी ब्रेकअप होना। तो ये बात कही गई है। थोड़ा सा हम बात कर लेंगे हिंदू विवाह जो अधिनियम 1955 का है, ये क्या है, तो ये खास तौर पर देखेंगे जो हिंदू विवाह होते हैं उन हिंदू विवाह के लिए भारत में सबसे जो महत्वपूर्ण कानून है उस रूप में इसे माना जाता है। ठीक है, भारत में हिंदू विवाहों के लिए सबसे मुख्य कानून है। और ये जो अधिनियम है भारत में देखेंगे तो जो भी विवाह हो रहे हैं या फिर तलाक हो रहे हैं या फिर इसके अलावा देखेंगे जो भी संपत्ति के जो अधिकार हैं, राइट्स ऑफ जो एसेट्स हैं, संपत्ति के जो अधिकार होते हैं, और इनके साथ और भी मसले हैं जैसे जुड़े हुए अन्य जो कानूनी पहलू हैं, उनके मामले में एक तरह से डिसीजन देने के लिए इनका कहीं ना कहीं यूज किया जाता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। और इस एक्ट का जो उद्देश्य है वो यही सुनिश्चित करना है कि हिंदू विवाह जो कानून है उसके अनुसार पूरी जो भारत की एक व्यवस्था है वो व्यवस्थित रहे, सुरक्षित रहे, और उसी के तहत देखें तो इसे भारत में लाया भी गया। अब इसमें अगर बात करें कि कौन कौन आते हैं इसके अंतर्गत, तो देखिए जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू होता है। बौद्ध धर्म, जैन और सिख जो समुदाय के लोग हैं इन सभी पर क्या है कि हिंदू मैरिज जो एक्ट है 1955 इसके जो कानून है वो लागू होते हैं। और इस कानून के तहत जो तलाक है, तलाक की अगर स्थिति की बात करें तो इसके तहत तलाक केवल कुछ निश्चित आधारों पर ही दिया जा सकता है। उसमें से जो अपूर्णी जो ब्रेकअप है वो तो बिल्कुल ही नहीं अस्थाई आधार, यानी इसका मतलब क्या निकाला जा सकता है कि तलाक जो हर तलाक स्वीकार नहीं हो सकता है कि कोई भी अगर आधार आप दे तो फिर तलाक डाइवोर्स एक्सेप्ट कोर्ट नहीं कर सकता, बल्कि कानून की जो निर्धारित जो कारण दिए गए हैं, जो आर्गुमेंट दिए गए हैं, उनके आधार पर ही डाइवोर्स को एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो आधार दिए गए हैं उनकी जो आधार पर हम बात कर लेते हैं कि कब कानून
आधार जो प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर वो तलाक को एक्सेप्ट करता है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है कि हिंदू मैरिज एक्ट की जो धारा 13 है, इस धारा के अनुसार तलाक कुछ खास आधारों पर कानून के तहत दिया जा सकता है। उसमें सबसे जो पहली बात आती है वो क्रूरता की आती है कि अगर जो हस्बैंड है और जो वाइफ है, तो जो हस्बैंड है उसके द्वारा जो हिंसा है वो वाइफ के साथ की जा रही है, या हिंसक घटनाओं के साथ ही मानसिक रूप से अगर देखेंगे एक तरह से जो अपमानजनक बात की जाती है, अपमानजनक जो स्थिति उत्पन्न की जाती है, अगर वो देखने को मिल रहा है या इस तरह का व्यवहार देखने को मिल रहा है, और ये क्या हो जा रहा है कि उस पत्नी के लिए असहनीय है, तो असहनीय होने की स्थिति में क्या है कि ये तलाक का आधार हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ आधार हो सकते हैं, जैसे व्यभिचार की बात कही जाती है कि व्यभिचार की जो स्थिति है कि अगर पति पत्नी से शादी के दौरान क्या है कि वो अवैध संबंध रखता है, तो फिर क्या है कि ये एक आधार हो सकता है तलाक का। या एक और आधार हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो परित्याग का हो सकता है। परित्याग कहने का मतलब है कि अगर पति और पत्नी दोनों के संदर्भ में, कि अगर पति या फिर पत्नी ने बिना किसी वैध कारण से, बिना किसी वैलिड रीजन के लगातार 2 वर्ष से अधिक समय तक अगर अलग अलग रहना शुरू कर दिया है, तो फिर क्या है कि ये एक कारण बन सकता है तलाक का। या फिर आपसी अगर सहमति दोनों की होती है कि नहीं ठीक है, क्या है कि हम तलाक लेंगे, तो आपसी जो सहमति है वो एक तलाक का आधार हो सकता है। दोनों पति पत्नी शादी को जारी रखने के लिए सहमत अगर नहीं है और तलाक के लिए दोनों क्या है कि कोर्ट में तैयार हैं, तो फिर क्या हो सकता है कि वो एक महत्वपूर्ण आधार हो सकता है तलाक का। तो इस तरह से के जो भी आधार हैं, इनके आधार पर जो हिंदू मैरिज एक्ट है, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा कानूनी प्रावधान है, उसमें तलाक की बात कही गई है। न कि विदेशों में जो अपूर्णी विवाह है या अपूर्णी जो टूटने की बात है, कि जहाँ पर ये कहा जाता है कि हस्बैंड वाइफ की जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि आगे और समय तक वो पति पत्नी की तरह रह सकते हैं, या फिर उनमें एक सामंजस्य बैठ सकता है और उस आधार पर वहां कोर्ट तलाक दे देता है, और वहां जो तलाक हुआ वो भारत में स्वतः ही लागू नहीं हो सकता है हिंदू मैरिज एक्ट के संदर्भ में। तो इसी खास तौर पे केस की हमने चर्चा की, इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर हमने बात की, और इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न भी देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, उसके अनुसार जो तलाक है वो तलाक का वैध आधार नहीं है। इसमें कौन से विकल्प है? क्रूरता है, व्यभिचार है, विवाह का अपूर्णी टूटना है, या फिर परित्याग है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो इस तरह से आज हमने इस पूरे मसले की, इस गुजरात हाई कोर्ट में आया हुआ जो मामला था कि विदेशों में जो तलाक है, उस तलाक के आधार पर क्या भारत में हिंदू मैरिज एक्ट के जो कानून है उस पर स्वतः लागू हो सकता है या नहीं हो सकता है, उस पर हमने अपने विचार रखे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।